वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पतंजलि योगपीठ जो योग और आयुर्वेद के बारे में सेवा कर रही है, राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया गिलोय का काढ़ा पी रही है। भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गिलोय का, अमृता का काढ़ा पी रहा है। हमने पिछले कुछ अंकों में भी गिलोय के बारे में बातचीत की थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी पिछले 25 वर्षों से गिलोय किस किस बीमारी में कैसे फायदा करती है और कैसे हमें उसका प्रयोग करना है, ये बता रहे हैं। 25 सालों से जो पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे हैं और पिछले 2000-2500 सालों से जो हमारे पूर्वजों के ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके ऊपर किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान भी मोहर लगा रहा है, ये अब प्रमाणित हो गया है। हम बात कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ के दिव्य प्रकाशन विभाग की। दिव्य प्रकाशन विभाग में अलग अलग जो पुरानी पांडुलिपियों का हमारा विज्ञान था, पुराने हमारे पूर्वजों ने जो शोध किया था, उसके बारे में बहुत सी ऐसी पुस्तकें छापी गई हैं जो पहले कभी छपी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं थी। दुनिया में जिनकी 1 प्रति 2 प्रति कहीं किसी संग्रहालय के अंदर रखी हुई थी, उन प्रतियों को वहां से निकालकर 39 लाख पन्नों का डिजिटलाइजेशन करना, ताकि भविष्य में कोई उनके ऊपर शोध करे तो उनको एक स्थान के ऊपर उनकी जानकारी मिल जाए। और इसके साथ साथ एक बड़ा काम, ऐसे कुछ आयुर्वेद के दुर्लभ ग्रंथ है। देखिए, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, अब इन्होंने जो काम किया, इसके बाद बहुत से आयुर्वेदाचार्य ऐसे रहे जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने अपने अनुभव इसके अंदर जोड़े। और हर आयुर्वेद के आचार्य ने अपनी 2 पीढ़ी 4 पीढ़ियों के ज्ञान को लिपिबद्ध करने की कोशिश की। और जो लिपिबद्ध किया हुआ ज्ञान है, जिसमें अनुभूत प्रयोग है, वो स्थान स्थान के ऊपर बिखरा हुआ था। लाखों पांडुलिपियां तो नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी काफी पांडुलिपियां अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, अलग अलग हिस्सों में बची हुई हैं। उन पांडुलिपियों को आज पढ़ने वाले विद्वान नहीं हैं, उनके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही और आम आदमी की वो पहुंच में नहीं है। तो पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है। उन ऐसी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए पतंजलि योगपीठ काम कर रहा है। अभी हम बात करें गिलोय की, तो गिलोय के ऊपर अभी एक रिपोर्ट आई है। मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग ने एक रिसर्च की। जब उन्होंने गिलोय और अमृता के बारे में सुना तो उन्होंने 1.5 साल पहले रिसर्च शुरू की थी। कोरोना तब तक नहीं आया था, और हो सकता है ऐसी बहुत सी रिसर्च अपने देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही हों। भारत में भी पतंजलि योगपीठ ने मुख्य रूप से आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक लगभग 300-400 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत मॉडर्न लैब बनाई हुई है। उस लैब के अंदर अलग अलग औषधियों के सेल लाइन ट्रायल, चूहों के ऊपर एनिमल ट्रायल, ये करने का काम पतंजलि योगपीठ में चल रहा है। और पतंजलि योगपीठ ने कोरोना से लड़ने की कोरोनिल दवाई भी बनाई है, जो कोरोना के मल्टीप्लिकेशन को हमारी बॉडी के अंदर रोक देती है। इन सब से आप परिचित हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही जो काम पतंजलि कर रहा है, उस काम से प्रेरित होकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस काम को करने में जो लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका को आज आयुर्वेद का महत्व समझ में आ रहा है। और अकेले अमेरिका में आयुर्वेद से कैंसर के ऊपर कैसे रोक हो सकती है, इसके ऊपर लगभग 8000 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो भारत के अंदर हम बात कर रहे थे आज मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर विभागाध्यक्ष डॉक्टर के सक्सेना जी ने एक टीम बनाई 5 डॉक्टरों की, और 5 डॉक्टरों की टीम ने एक निर्णय किया कि हम गिलोय के ऊपर शोध करते हैं। तो उन्होंने एक रोग के ऊपर शोध करने का उन्होंने निर्णय लिया 1.5 साल पहले। उस शोध में उन्होंने सोचा कि लीवर के ऊपर गिलोय क्या काम करती है, हम इसके ऊपर शोध करते हैं कि लीवर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में गिलोय क्या काम करती है। इसके ऊपर उन्होंने 1.5 साल पहले शोध करना शुरू किया। 5 डॉक्टरों की टीम बनाई। उन 5 डॉक्टरों में से जो टीम बनाई गई डॉक्टर के सक्सेना जी के नेतृत्व में, उस टीम ने 6 चूहों के 5 अलग अलग ग्रुप बनाए। 5-6 चूहों के अलग अलग ग्रुप बनाने के बाद उनका एनिमल ट्रायल शुरू किया।
तो डॉक्टर के सक्सेना जी इसकी रिपोर्ट देते हुए ये कहते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है जो लीवर के लिए जहर का काम करता है। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड रसायन है, ये जब लीवर के अंदर बढ़ जाता है तो हमें जॉन्डिस होता है, हमें पीलिया होता है, हमारा लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने जो 5 चूहों का 6 चूहों के जो 5 अलग अलग ग्रुप बनाए थे, उन चूहों के ग्रुप को, जो स्वस्थ चूहे थे, उनके स्वास्थ्य को जांचकर एक तरह के चूहे लिए गए। फिर उनके 5 अलग अलग ग्रुप बनाकर उन 5 ग्रुपों को इंजेक्शन से कार्बन टेट्राक्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया गया। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया गया तो उन चूहों में से उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली कि जिन चूहों को, फिर उन्होंने गिलोय का आर्क उनको पिलाया, तो जिन चूहों को गिलोय का आर्क पिलाया था, कुछ चूहों को, एक वर्ग को तो उन्होंने कुछ नहीं पिलाया, दूसरे वर्ग को उन्होंने 10 दिन गिलोय का आर्क पिलाया, तीसरे ग्रुप को 20 दिन पिलाया, चौथे ग्रुप को 30 दिन तक गिलोय पिलाया। तो उन्होंने अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि जिनको 10 दिन तक गिलोय का आर्क पिलाया था, उनके चूहों को लीवर के डैमेज होने में 20% सुरक्षित रहा। जिनको 20 दिन तक पिलाया था उनका 40%, और जिनका 30 दिन तक गिलोय का रस पिलाया था उनका 80% तक लीवर सुरक्षित हुई। हिस्टोलॉजी टेस्ट में लीवर के डैमेज होने का आकलन किया गया, पूरी साइंटिफिक स्टडी ये की गई। अब वो डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारा इनिशियल रिसर्च है उसमें गिलोय के चमत्कारिक परिणाम आए हैं। लीवर की बीमारियों की रोकथाम के लिए गिलोय का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। अगले चरणों में हम यह प्रयोग मनुष्यों के ऊपर भी करेंगे। अब वो क्योंकि अंग्रेजी के एलोपैथ के डॉक्टर हैं तो उनके प्रोटोकॉल है रिसर्च करने का, उसी प्रोटोकॉल के आधार पर वो बात करते हैं। आगे वो कहते हैं कि गिलोय के सेवन से पीलिया की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर विनीत कहते हैं कि टीबी की जो दवाएं हैं, जो डोट्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, जो टीबी की दवाएं खाते हैं, टीबी की दवाएं लीवर को डैमेज करती हैं। ऐसे में गिलोय का यदि कोई रस का सेवन करता है तो लीवर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता। और डॉक्टर विनीत जी आगे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम में भी प्रभावी हो सकता है। तो गिलोय के ऊपर ये एक रिसर्च हुई है। मैं आज जब गिलोय की बात कर रहा हूं तो 2 और रिसर्च की मैं बात करना चाहूंगा। एक रांची विश्वविद्यालय में हुई। रांची विश्वविद्यालय की जो बॉटनी का डिपार्टमेंट है, उस बॉटनी के डिपार्टमेंट के में एक शोध किया गया कि चूहों को लिया गया, उन चूहों को ब्रेन में ट्यूमर पैदा किया गया, कैंसर पैदा किया गया, और उन चूहों को नीम चढ़ी गिलोय दी गई। तो 2 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप को बिना नीम चढ़ी गिलोय दी गई, एक ग्रुप को नीम चढ़ी गिलोय दी गई। तो जिस ग्रुप को नीम चढ़ी हुई गिलोय दी गई थी, उस ग्रुप के चूहों में कैंसर की ट्यूमर की ग्रोथ रेट कम हुई, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई, और जिनको गिलोय नहीं दी गई थी उनको कैंसर के ट्यूमर का नुकसान ज्यादा हुआ। तो ये रिसर्च रिपोर्ट रांची विश्वविद्यालय की है। और ऐसे ही एक तीसरी रिपोर्ट है गुजरात की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद कॉलेज की रिपोर्ट। ये कहती है कि वो मक्खियां जिनका लाइफ स्पैन, जिनकी लाइफ साइकिल 25 से 30 दिन होता था, उन मक्खियों के अलग अलग ग्रुप लिए गए। उन ग्रुप में जिस ग्रुप को गिलोय दी गई, उनके खुराक में, उनके खाने में, उनका लाइफ साइकिल बढ़कर 75 से 80 दिन तक हो गया। तो गिलोय कितनी चमत्कारिक है, किस प्रकार से काम करती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये गिलोय किस प्रकार से अमृत जैसा काम करती है और कैसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर यह सिद्ध हो रहा है। तो ये मैंने एक गिलोय की बात की। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी रोज जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। निश्चित तौर पर आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का विज्ञान है। इस विज्ञान का प्रयोग करके हम मानवता को बचा सकते हैं, मानवता को सुरक्षित रख सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। स्वस्थ जीवन कैसे जिएं, इसका मैनुअल हम पूरी दुनिया को, इसकी एसओपी, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हजारों साल तक हमने रिसर्च की है। अभी आज कोई एक दवा बनाई जाती है तो उस एक दवा के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों लाखों साल तक रिसर्च की है। उस रिसर्च का नतीजा, उस रिसर्च का परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। अब मैं बात करता हूं आज पुस्तकों के परिचय के क्रम में। अगली पुस्तक है आचार्य गदाधर जी ने जो रची है वैद्य प्रसारकम। ये जो वैद्य प्रसारकम पुस्तक है, ये 1100 साल पहले लिखी गई थी और ये इसके अंदर भी आयुर्वेद का सार है।
देखिए, पतंजलि ने जो पांडुलिपियां प्रकाशित की हैं वो ऐसी पांडुलिपियां प्रकाशित की हैं जो सबके उपयोग की हैं, जिससे सब लाभ उठा सकते हैं। अब इस ग्रंथ के बारे में मैं बताऊंगा कि 1100 साल पुरानी ये पुस्तक, इसकी केवल एक पांडुलिपि जम्मू कश्मीर के एक संग्रहालय के अंदर थी, वहां से ये पांडुलिपि मिली। इसको पतंजलि ने शोध करके इसको दोबारा से इसका पुनर्लेखन करके, इसका संपादन करके, इसका ये बड़ा काम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के नेतृत्व में हुआ है। अब देखिए, आयुर्वेद की चिकित्सा, जिसको कुछ अंशों में आज प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में पूरा संसार अपना रहा है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा कैसे बात करती है कि हम कैसे भोजन से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। काश्यप संहिता में पूज्य आचार्य जी इसकी भूमिका में लिखते हैं कि आहार के समान कोई औषधि नहीं है, उचित और पथ्य आहार से ही व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है, उसके रोगों को दूर किया जा सकता है। औषध सेवन करते हुए भी व्यक्ति आहार के बिना नहीं रह सकता। तो जो चिकित्सक जन आहार को महाभैषज्य कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो सबसे बड़ी दवाई है। अब आगे पूज्य आचार्य जी और क्या कहते हैं इस पुस्तक में। पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि प्राचीन काल में आयुर्वेद के आहार विहार को अपनाकर ही, अपने आसपास की जड़ी बूटियों को अपनाकर ही एक एक हिंदुस्तान का ग्रामवासी, एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहता था। और ये आयुर्वेद के जितने आचार्य हैं, हम आचार्य गदाधर की बात करें, आचार्य अमित प्रभ की बात करें, आचार्य चंद्रट की बात करें, इन सब आचार्यों ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को सरल भाषा में, सहज भाषा में जन जन तक पहुंचा दिया था। और जन जन का वो ज्ञान दादी नानी के घरेलू नुस्खों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। एक अनपढ़ दादी नानी जिसको नहीं पता कि अजवाइन का बोटनिकल नेम क्या है, उसको नहीं पता कि पेट के अंदर छोटी आंत बड़ी आंत कैसी होती है, उसको अलग अलग ब्लड ग्रुप का नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि यदि कोई 2 दिन का 4 दिन का बच्चा घर में रोता है, वो बोल नहीं सकता, वो समझा नहीं सकता, तो उसको पता है कि यदि ये छोटा बच्चा रो रहा है, बिना कारण के रो रहा है रात में, तो इसकी नाभि के ऊपर हींग लगा दी जाए तो ये ठीक हो सकता है। इसके अंदर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसके अंदर जो गैस बन गई है या इसको जो दूध पच नहीं पा रहा, उसका इलाज हो जाएगा। तो ये ज्ञान इस रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे आचार्यों ने किया था। आज पूज्य आचार्य जी इसकी भूमिका में लिखते हैं कि प्राचीन काल में सामान्य घर के आसपास की जड़ी बूटियों से और आहार विहार के बारे में जानकारी करके, आप किसी भी गांव में किसी दादी नानी से पूछ लीजिए। हरियाणा पंजाब की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में जहां मौसम और वायु इस प्रकार से है, वहां पर शाम को कोई मूली की सब्जी नहीं खाता था। दोपहर को 4 बजे के बाद यदि कोई मूली खाता था तो उसको रोक दिया जाता था कि नहीं, ये वात कारक है, ये वायु करेगी, रोग पैदा करेगी। रात को कभी भी गोभी की सब्जी नहीं बनाते थे। इस वाले क्षेत्र में देखिए, हरियाणा पंजाब पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रात को कोई चावल नहीं खाता था। बिहार में साउथ में खाते हैं क्योंकि वहां के जेनेटिक स्ट्रक्चर में रात को चावल खाते हैं तो रात को वो पचता नहीं है, रात को वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के हिस्से की जलवायु के अनुसार नहीं खा सकते। तो हर हिस्से के जेनेटिक स्ट्रक्चर के अनुसार खान पान क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी लोक मानस में, जनमानस के अंदर अपने नुस्खे तैयार हो गए थे कि हम क्या खाएंगे जिससे बीमार पड़ जाएंगे और क्या नहीं खाएं जिससे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमारी इस आयुर्वेद की उपेक्षा की और आज स्थिति ये है कि भारत में खांसी जुकाम हल्का सा ज्वर होने के बाद जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो औषध के रूप में उसके क्या दिया जा रहा है, वो वेज है या वो नॉन वेज है, उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, उसके अंदर परहेज क्या है, क्या खाना है, रोग का कारण क्या है और उसका निवारण के लिए आगे क्या क्या सावधानी रखनी है, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती, इसके ऊपर चिंतन नहीं किया जाता। जब किसी फैक्ट्री में किसी मशीन में कोई ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन आने के बाद केवल उसके पार्ट को रिप्लेस नहीं किया जाता, बल्कि ब्रेकडाउन आने के बाद यह सोचा जाता है कि इस मशीन में यदि ये गियर खराब हुआ, यदि ये बियरिंग खराब हुआ, यदि ये इलेक्ट्रिकल की मोटर जली, यदि ये घर का पंखा है पंखे की मोटर जल गई, कूलर की मोटर बार बार जल रही है, इसकी आयु 5 साल होनी चाहिए और ये अगर 6 महीने में जल रही है, तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे ये मोटर खराब हुई, जिससे ये पार्ट खराब हुआ, जिससे इसके अंदर कुछ विकृति आई।
तो इसके ऊपर चिंतन नहीं किया जाता। आधुनिक विज्ञान में हम मशीनों के ऊपर यह चिंतन करते हैं कि हमारा एक बियरिंग, हमारे पंखे का बियरिंग, हमारे पंखे की वायरिंग क्यों खराब हुई, उसकी मोटर क्यों जल गई, उसकी मोटर खराब क्यों हुई, इसके ऊपर चिंतन करते हैं कि वोल्टेज ज्यादा आई होगी, करंट ज्यादा आया होगा, या ठीक से चलाया नहीं होगा, या इसकी फिटिंग ठीक से नहीं हुई होगी, या इसके अंदर डस्ट गई होगी, या इसके अंदर धूल गई होगी। हम उसका वाई एनालिसिस करते हैं, उसके कारण की तह में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारा हेल्थ है, इस हेल्थ के कारण की तह में जाने की कोशिश नहीं करते। तो पूज्य आचार्य जी इसकी भूमिका में लिखते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से यह चिकित्सा पूरी बन चुकी है। और यह एलोपैथी चिकित्सा भारत को स्वास्थ्य नहीं दे सकती। भारत को यदि स्वास्थ्य मिल सकता है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद की चिकित्सा से मिल सकता है। और आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रचार प्रसार, आयुर्वेद की चिकित्सा घर घर में तभी पहुंचेगी जब आयुर्वेद को भी राजाश्रय मिलेगा। पुराने जमाने में आयुर्वेद को राजाश्रय था। हर राजा आयुर्वेद के चिकित्सा का पालन करता था। हर राजा अपने राज्य में आयुर्वेद के चिकित्सकों को मान सम्मान देता था। तो लोग आयुर्वेद के ऊपर शोध करते थे, आयुर्वेद के ऊपर सेवा करते थे। अभी यदि 100 रुपए का बजट बनता है तो 100 रुपए में 2 रुपए इन परंपरागत पैथियों के लिए रखे जाते हैं। उन 2 रुपए में भी वो 2 रुपए आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथी के अंदर, यूनानी के अंदर, सिद्धा के अंदर, योग के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बांटे जाते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से शोध होगा। तो इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ के जो ग्रंथकार हैं वो बंगाल में उनका जन्म हुआ। अभी हमने बात की कि कुछ ग्रंथकार ऐसे हैं जिनका जन्म गुजरात में हुआ, कुछ ग्रंथकार ऐसे हैं जिनका जन्म कश्मीर में हुआ, कुछ ग्रंथकार ऐसे हैं जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। ये ऐसे ग्रंथकार हैं गदाधर जी, इनका जन्म बंगाल में हुआ। और बंगाल में इन्होंने अपने बाप दादा से परंपरागत इन्होंने इस पैथी के, इस आयुर्वेद के बारे में शोध किया, आयुर्वेद के बारे में चिंतन मनन किया। और आयुर्वेद के बारे में चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने देखा कि हम ऐसे जैसे उस समय बाप से बेटा पढ़ता था, बेटे से फिर पोता पढ़ता था, इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान चलता था। परंपरा में जब बच्चा छोटा होता था तो छोटे होते ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी कि औषधि कौन सी होती है, औषधि कैसी होती है, औषधि को तोड़ना कैसे है, औषधि का किस प्रकार से काम करना है। अभी तो बड़ी से बड़ी कोई टेक्निकल डिग्री है, किसी व्यक्ति को MBBS करनी है तो MBBS करने से पहले उसको 10वीं 11वीं 12वीं में थोड़ी सी कुछ तकनीकी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बहुसंख्य संख्या में हम देखे जाएं तो वो विज्ञान को जीता नहीं है। पुराने जमाने में जब पीढ़ियों से ये ज्ञान परंपरा चलती थी तो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को जीता था। उसको 24 घंटे उसकी ट्रेनिंग होती थी, वो घर में रहता था तो भी उसी माहौल में रहता था, उसकी ट्रेनिंग साथ साथ चलती थी। तो पुराने जमाने में, आज के जमाने में तो कोई इंजीनियर बनता है तो वो 4 साल की पढ़ाई करता है, कोई MBBS डॉक्टर बनता है तो वो 4, 5, 6 साल में उसको ये मान लिया जाता है कि ये BAMS का, MBBS का डॉक्टर हो गया। पुराने जमाने में बाप दादा से पढ़ाई करते थे तो परंपरागत ज्ञान आता था, अनुभव में ज्ञान आता था, जो रगों में, वाणी में, व्यवहार में बहता था, और जिससे ऐसी दक्षता आती थी कि वो जो वैद्य तैयार होता था वो हाईली स्किलफुल हो जाता था। तो आचार्य गदाधर जी ये कहते हैं कि उस समय वैद्य पुत्रों के लिए कई बार सारे ग्रंथों को पढ़ना संभव नहीं हो पाता था, तो उन्होंने उन सारे ग्रंथों से, चरक से, सुश्रुत से, वाग्भट जी से, इनसे सामग्री लेकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। अब ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि इस ग्रंथ की हम अगर बात करें तो इसकी एक प्रति रघुनाथ मंदिर हस्तलिखित ग्रंथालय जम्मू में के सूची पत्र में दिखाई दी। उसको जब पूज्य आचार्य जी ने देखा तो आचार्य जी ने सोचा कि ये हो सकता है गदाधर जी वाला वही ग्रंथ हो जिसका वर्णन। अब देखिए ये जो ग्रंथ है ना, ये कितना महत्वपूर्ण है, वैद्य प्रसारकम, ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब ये बनाया गया 10वीं शताब्दी में, तो इसके बाद के जितने 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी में जितने वैद्याचार्य हुए उन्होंने इसकी खूब चर्चा की है। और इसकी चर्चा को देखकर पतंजलि योगपीठ वर्षों से यह सोच रहा था कि इसकी कोई प्रति मिले तो हम इसको प्रकाशित करें। इसको प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है कि इसके बाद कोई इसके ऊपर रिसर्च करना चाहे तो इसके ऊपर रिसर्च कर सके। तो रघुनाथ मंदिर से ये प्रति वैद्याचार्य गदाधर जी की मंगवाई गई, मंगवा के उसको पढ़ा गया। उसको पढ़ा गया तो ये पाया गया कि इसके अंदर कुछ हिस्से बीच में मिसिंग है, कुछ चीजें अर्थ नहीं कर पा रही, क्योंकि पुराने जमाने में वैद्य राज्य तो एक प्रति करता था, फिर जिसको इसके लिए प्रतियां चाहिए तो वो शिष्य
उनके चरणों में बैठकर प्रतिलिपि बनाने वाली इसकी कॉपीज बनाते थे। और जब ये ग्रंथ लिखा गया 10वीं शताब्दी में, तो 10वीं शताब्दी में जब उन्होंने लिखा तो 10वीं शताब्दी के बाद 50 सालों के अंदर ही ये बंगाल से कश्मीर में पहुंच गया और बंगाल से पूरे साउथ में पहुंच गया। मतलब पुराने जमाने में भी हमारे पास ऐसी व्यवस्था थी कि जो मुख्य मुख्य ग्रंथ थे, जो आयुर्वेद के ऊपर शोध होता था, वो पूरे देश में फैल जाता था। तो ये वैद्य प्रसारकम, इसके अंदर 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में पहला अध्याय है जिसमें ज्वर चिकित्सा के बारे में, अलग अलग क्वाथ पेय के बारे में। दूसरी अध्याय ऐसा है जिसमें चूर्ण के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तीसरा अध्याय है जिसमें मोदका अध्याय है। चौथा अध्याय तैला अध्याय है। पांचवा अध्याय धृत पाक विषय का अध्याय है। इसमें चूर्ण के बारे में, मोदक के बारे में, तेल के बारे में, धृतों के बारे में बताया गया है, जो प्रभावशाली योग है कि घी के अंदर ऐसा क्या मिलाया जाए, तेल के अंदर ऐसा क्या मिलाया जाए कि उस तेल से यदि मालिश की जाए तो उस मालिश के अंदर ऐसे गुण आ जाएं, तेल के अंदर, घी के अंदर, जिससे रोग नष्ट हो जाएं। नशे लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। अंजन के लगभग 50 से ज्यादा फार्मूले इसमें बताए गए हैं कि आंख के अंदर यदि खुजली हो जाए तो कैसा अंजन लगाएं, तो अंजन बनाने के फार्मूले इसके अंदर बनाए गए हैं। धूप लेने के फार्मूले इसके अंदर बनाए गए हैं। अलग अलग आद्रक प्रयोग, क्षार प्रयोग, अग्नि प्रयोग, पुटपाक, रसायन, वाजीकरण, अगध आदि कल्पों का वर्णन इसमें मुख्यता से मिलता है। अब वैद्य प्रसारक का अगर हम बात करें तो इसमें सिद्धसार संहिता जैसे 7वीं शताब्दी की मानी जाती है, तो 7वीं शताब्दी के बाद का है। वैद्य प्रसारकम में, इस ग्रंथ में आचार्य अमित प्रभ जी जो 7वीं शताब्दी में हुई, जिनका योग शतकम पतंजलि ने प्रकाशित किया है, बिंदु भट्ट जी जो आचार्य अमित प्रभ जी के बाद हुए 8वीं 9वीं शताब्दी में, उनके बुंदीसार ग्रंथ का उद्धरण इसके अंदर है। 10वीं शताब्दी का यह ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में अद्भुत नुस्खों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अंदर किसी भी वैद्य किसी औषधि को किस प्रकार से उसको तोलना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। अश्विनी कुमार संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, भेल संहिता, हारित संहिता, क्षारपाणी संहिता, खरनाद संहिता, नावनीत कम, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, सिद्धसार संहिता, योग शतकम, बिंदुसार, सूद शास्त्र, अमृत माला, योगसार, महेंद्र कल्प, विशंग मुष्टि और योग युक्ति, इन सारी चीजों का वर्णन, ये जो इनसे पहले जो ग्रंथ हुए ना, इन ग्रंथों का सार इन्होंने लेने की कोशिश की है। इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने जो रेफरेंस लिए हैं वो वाघ भट्ट जी के लिए हैं। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह से इन्होंने सबसे ज्यादा रेफरेंसेस लिए हैं। आचार्य अमित प्रभ जी ने जो योग शतकम लिखा है, उस योग शतकम के 34 से अधिक रेफरेंस उन्होंने वैद्य प्रसारक इस ग्रंथ में लिए हैं। तो ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जो पतंजलि के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस ग्रंथ की एक प्रति, जैसा मैंने बताया कि रघुनाथ मंदिर में मिली थी, उस प्रति में जब सारी चीजें नहीं मिली तो जब पतंजलि में पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में जब शोध किया गया तो ये पाया गया, बहुत खोजने पर यह पता लगा कि टूबिजन यूनिवर्सिटी जर्मनी और नेशनल बिब्लियोटेक पेरिस फ्रांस में इस ग्रंथ की कोई एक एक कॉपी अंग्रेजों के समय कहीं वहां पर पहुंच गई। तो उस एक एक कॉपी की जब जानकारी मिली तो उन दोनों संस्थानों से संपर्क किया गया। वहां पर जो कॉपी मिली उस कॉपी को मंगवाया गया और तीनों कॉपीज को लेकर फिर ये दोबारा से, अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 750 पेज की पुस्तक है। 750 पेज की पुस्तक जो हार्ड बाउंड है, ये 500 रुपए में पतंजलि ने उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो ये एक बड़ा विराट कार्य पूज्य आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा है। इस ग्रंथ में आचार्य गदाधर जी बहुत डिटेल में चूर्ण के बारे में, कौन सी औषधि लेनी है, कहाँ की औषधि लेनी है, किस प्रकार से औषधि का कलेक्शन करना है, किस प्रकार से औषधि का प्रयोग करना है, हरड़ से लेकर गिलोय से लेकर अलग अलग प्रकार से सैकड़ों औषधियों के बारे में, नुस्खों के बारे में इन्होंने बताया है। और आज इस योग वैद्य प्रसारकम के बाद, आचार्य गदाधर जी के बाद जितने आयुर्वेद के विद्वान हुए हैं, उन सब ने इनके नुस्खों को जरूर लिया है। मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, ये देखिए जो पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि के पत्रक जो रघुनाथ मंदिर से मिली, जिसमें देखिए मूल रूप से संस्कृत में है, संस्कृत के साथ साथ उर्दू का भी प्रयोग किया गया है, उसके पेजेस भी इसमें लगाए गए हैं। जो जर्मनी से पांडुलिपि मिली उसके पेजेस भी इसमें रेफरेंस के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो
फ्रांस से पांडुलिपि मिली, उसके भी एक एक पेज यहां पर लगाए गए हैं। तो ये अद्भुत पुस्तक है, जो लोग आयुर्वेद से प्रेम करते हैं उनके घर में रखने के लिए है। और पतंजलि ने ये जो कार्य किया है, पतंजलि ने ये कार्य इसीलिए किया है, इस कार्य को देखिए, ये जो पुस्तकें छापी जा रही हैं, इन पुस्तकों से कोई भी किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं होती, किसी भी प्रकार की कमाई नहीं होती। इन पुस्तकों को छापने का उद्देश्य पतंजलि का केवल इतना ही है कि जो लोग आगे आने वाले समय में योग के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, योग के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको एक मार्ग मिल जाए, उनको एक रास्ता मिल जाए। हमने ये प्रतियां 2000-5000 की संख्या में छापी। ये 2000-5000 प्रतियां अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जाकर, अलग अलग आयुर्वेद के विद्यालयों में जाकर, अलग अलग आज के विश्वविद्यालयों में जाकर, पुस्तकों की लाइब्रेरियों में जाकर ये रखी होंगी, अलग अलग विद्वानों के यहाँ रखी होंगी। तो आने वाले समय में जब लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च और बढ़ेगी, तो उस समय लोगों को लाभ मिले और अपनी भारत की नीम और हल्दी की तरह विदेशी लोग इसका पेटेंट नहीं करवा पाए। इस बड़े उद्देश्य के साथ पतंजलि ने ये प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाशन की योजना चलाई हुई है। इस योजना में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक पूज्य आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में लगे हुए हैं। वो वैज्ञानिक एक एक ग्रंथ के ऊपर शोध कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतिहास में तोड़ मरोड़ कर, इतिहास के अंदर कुछ मिलावट करके हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी मर्यादाओं को तार तार करने का षड्यंत्र लगातार चलता है। वामपंथी लॉबी लगातार लगी रहती है, विदेशी षड्यंत्रकारी लोग लगातार लगे रहते हैं। तो पतंजलि के माध्यम से एक विराट कार्य हो रहा है आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रकाशित और प्रचारित करने के लिए। तो आज हमने चर्चा की वैद्य प्रसारकम की, जो पतंजलि द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तक यदि आपको चाहिए तो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। आप ऑनलाइन घर बैठे इसका ऑर्डर दे सकते हैं, घर बैठे आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। यदि आप आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, आप BAMS MBBS करने वाले हैं, किसी भी चिकित्सा पैथी में आप रुचि रखते हैं, आप किसी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के किसी निजी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप किसी सरकारी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो आप ये पुस्तक मंगवाकर अपने घर में जरूर रखिए, ताकि हमें अपने पूर्वजों के प्रति गौरव महसूस हो सके। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं राष्ट्र गौरव के अगले अंक में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।